प्रादेशिक विभेदन व क्षेत्रीय संश्लेषण। प्रादेशिक संश्लेषण क्षेत्रीय विभेदन का वैज्ञानिक अध्ययन है। किसी क्षेत्र का प्रादेशिक संश्लेषण उस क्षेत्र के भौतिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक भूगोल को सहसंबंध के आधार पर विश्लेषण करता है। किसी भी क्षेत्र के भौतिक भूगोल के कारकों यथा जलवायु, मृदा, स्थलाकृति, संसाधन का सांस्कृतिक घटकों यथा भाषा, धर्म, साहित्य व मान्यताओं के साथ सीधा संबंध होता है। अलग अलग भूप्रदेशों के भौतिक गुणधर्मों के भिन्नता के कारण प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभेदन जन्म लेता है। यही कारण है कि सभी प्रदेशों में अलग अलग भाषाई धार्मिक समूह देखने को मिलते हैं। प्रादेशिक विभेदन का एक विशेष संबंध उस स्थान पर की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों से भी होता है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार भौतिक कारक आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, उद्योग आदि को निर्धारित करते हैं। प्रादेशिक संश्लेषण एक ऐसा उपबंध है जिसके माध्यम से उस क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। यह राजनीतिक घटकों को पूर्ण क्रियाकारी बनाने में सहायक है। भूगोल में द्वैतवाद एवं द्विविभाजन। अध्ययन की एक शाखा के रूप में भूगोल का विकास एक लंबी यात्रा रहा है, जहां एक ओर भूगोल में भौतिक कारकों यथा जलवायु, भू-आकृतियां आदि का विशेष अध्ययन किया जाता था, वहीं दूसरी ओर द्वैतवाद की अवधारणा ने इस भौतिक कारकों से किस प्रकार मानव के गुण धर्मों में परिवर्तन आया, इसे अध्ययन का एक अलग उपागम माना गया। अर्थात भूगोल में द्विविभाजन के कारण द्वैतवाद की अवधारणा का जन्म हुआ, जिसने भूगोल को दो महत्वपूर्ण पहलुओं में विभाजित किया, अर्थात भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल बनाम व्यवस्थित भूगोल, गुणात्मक भूगोल बनाम मात्रात्मक भूगोल आदि। भूगोल में द्वैतवाद ने मानव भूगोल के क्रमबद्ध अध्ययन को प्रशस्त किया। भूगोल में द्वैतवाद मानव भूगोल हेतु विषम वस्तु निर्धारित भी रही। प्रादेशिक विभेदन व संश्लेषण इति द्वैतवाद की अवधारणा से विकसित हुए। द्वैतवाद ने प्रादेशिक विभेदन व संश्लेषण हेतु वैज्ञानिक मार्ग प्रशस्त किए, जिसका अंतिम स्वरूप विश्लेषणों के अध्ययन से स्पष्ट होता है। यथा केस स्टडी यूरोप व एशिया, उत्तरी व मध्य एशिया। एशिया व यूरोप के मध्य पर्याप्त भौतिक विभिन्नताएं हैं, जहां एक ओर उत्तरी व मध्य एशियाई क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय व ध्रुवीय जलवायु से प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर यूरोप विशेषकर पश्चिमी सागर के समकारी प्रभाव से प्रभावित है। दोनों ही क्षेत्रों में जलवायुविक भिन्नताएं स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। यथा पश्चिमी यूरोप में ऋतुओं का सौम्य, वहीं एशियाई क्षेत्रों में ऋतुओं का कठोर होना है। इसी प्रकार भू-आकृतिक दशाएं पश्चिमी यूरोप में जहां पर्वतीय व मैदानी है, वहीं उत्तरी एशिया में यह परमाफ्रॉस्ट में पठारी है। उपरोक्त भौतिक विभिन्नता ने अलग अलग भाषाई समूह जैसे पश्चिमी व पूर्वी यूरोप में इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश तथा मध्य व उत्तरी एशियाई क्षेत्र तुर्किश, कजाक, उज्बेकिस, कराकस, पाक को जन्म दिया। अलग अलग भाषाई समूहों का निर्माण अंततः अलग अलग भाषाई सांस्कृतिक समूह में हुआ, अर्थात दोनों ही क्षेत्रों में सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं। दोनों ही क्षेत्रों में इस प्रकार की भिन्नताएं अंततः राजनीतिक भिन्नता को जन्म देते हैं। यही कारण है कि दोनों ही क्षेत्रों में राजनीतिक संघर्ष वर्तमान तक दिखाई देते हैं। यहाँ स्मरणीय है कि यूरोप का पूर्वी भाग कुछ सीमा तक भू-आकृतिक व जलवायु के रूप से उत्तरी व मध्य एशिया के साथ समानता रखता है। यही कारण है कि वर्तमान में पूर्वी यूरोप पर वर्चस्व का संघर्ष सदैव उपस्थित है। पूर्वी चीन एवं पश्चिमी चीन केस स्टडी सेकेंड। पूर्वी चीन पश्चिमी चीन की अपेक्षा भू-आकृतिक रूप से पूर्णतः अलग क्षेत्र है, जहाँ एक ओर पूर्वी चीन मैदानी भूभाग व सागरीय समकारी प्रभाव से सौम्य ऋतुओं का क्षेत्र है, वही पश्चिमी चीन पर्वतीय पठारी व शुष्क क्षेत्र के रूप में विद्यमान है। महाद्वीपीय प्रभाव से इस क्षेत्र में ऋतुएं कठोर हैं, अर्थात दोनों ही प्रदेश प्रादेशिक विभेदन का उदाहरण है। यहाँ एक और पूर्वी चीन क्षेत्र में मंगोलाइड आनुवंशिकी का, पश्चिमी चीन क्षेत्र में प्रोटो मंगोलाइड आनुवंशिकी का विस्तार है। दोनों ही क्षेत्रों में अलग अलग मानव नस्ल का विस्तार इन क्षेत्रों में संघर्ष का एक कारण है। पूर्वी चीन अधिक आबादी के साथ पश्चिमी चीन क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। उदाहरण, पश्चिमी चीन में जेनजियांग प्रांत में यूगर मुस्लिम की समस्या तथा तिब्बतियन क्षेत्र में बुद्ध धर्म अनुयायियों से संबंधित समस्याएं।
संभावनावाद एवं निश्चयवाद। भूगोल विषय के अंतर्गत संभावनावाद व निश्चयवाद दो ऐसी शाखाएं हैं जो कि एक दूसरे के पूरक हैं। समान परिप्रेक्ष्य में इन्हें एक दूसरे के विरोधाभासी माना जाता है, परंतु यह दोनों ही शाखाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही विचारधाराएं मानव व पर्यावरण के मध्य संबंध को समझाने का प्रयास करते हैं। निश्चयवाद जहां एक मान्यता पर पूर्ण रूप से आधारित है कि मानव की प्रत्येक गतिविधियों का निर्धारण भौतिक कारकों या पर्यावरणिक कारकों द्वारा होता है, वहीं संभावनावाद की विचारधारा स्पष्ट रूप से इस कथन पर आधारित है कि मानव की समस्त गतिविधियां मानव द्वारा प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों में चयन के द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात मानव अपने पर्यावरण में उपलब्ध विकल्पों को किन्हीं एक में चुनता है। निश्चयवाद मानव को प्रकृति के अंतर्गत मान्यता है, वहीं संभावनावाद मानव को प्रकृति के अधीन ना मानकर पर्यावरण में परिवर्तन लाने योग्य मानता है। उदाहरण, निश्चयवाद के अनुसार ठंडे व शुष्क प्रदेशों में रहने वाला व्यक्ति गर्म व उपजाऊ क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में अलग प्रकार से विकसित होता है। वहीं संभावनावाद यह विचारधारा कि मानव सिंचाई, उन्नत बीज, जल की उपलब्धता व तकनीकी के माध्यम से समस्त विकास प्राप्त कर सकता है पर आधारित है। निष्कर्ष निकलता है कि निश्चयवाद संभावना दोनों ही भूगोल की महत्वपूर्ण विचारधाराएं, दोनों अपने अपने प्रकार से विकास को परिभाषित करते हैं।